सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जो विविध चैप्टर है, यानी कि यह लास्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विविध यानी कहने का मतलब आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन, इसका हिंदी हुआ राष्ट्रों का धन। तो ये जो पुस्तक है, यह किनके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया? ऑप्शन में एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू और किन्स। तो देखिए, यह जो पुस्तक लिखा जाता है वह एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। यह काफ़ी चर्चित और काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी आकर्षण पुस्तक रहा था, जो सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित एक पुस्तक है, जिसकी गहराई से अगर जो इस बात का अध्ययन कराती है कि किसी राष्ट्र में संपन्नता, समृद्धि किस तरह से आती है। और यह विश्व भर में इस तरह की पहली पुस्तक माना जाता है उस समय जब यह प्रकाशित होती है 1776 ईस्वी में। जो इसके अर्थ मतलब इसे अर्थशास्त्र की एक बुनियादी कृति के रूप में माना जाता था। यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की अर्थव्यवस्था से आरंभ होती थी और श्रम के विभाजन, उत्पादकता और मुक्त बाजारों के विषय को छूती हुई वहाँ तक इस बात को यह क्या कराती थी, अध्ययन कराती थी। तो यह वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। अगर इसका सारांश पढ़ना है तो कभी मौका मिले तो आप पढ़िए। इसमें पता चलेगा कि किस तरह से कोई भी देश का, राष्ट्रों का जो धन है, किस तरह से वह छूती है, किस तरह से श्रमिकता, किस तरह से उत्पादकता, किस तरह से विभाजन और मुक्त बाजारों जैसी विषयों को उस पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट देखिए, 2 में प्लानिंग ऑफ द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऊपर हम लोगों ने देख लिया एडम स्मिथ, जो 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का पब्लिकेशन किए, जो बोला जाता है उस समय का जो पहला पुस्तक माना जाता है, जो अर्थशास्त्र के बुनियादी कृति के रूप में उसे माना जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ द पुअर पुस्तक के लेखक के रूप में कौन है? तो ये हो गए B.S. मिन्हास। अब ऑप्शन में तो और भी है, डेविड रिकार्डो भी है, गुनार मिडल भी है, जॉर्ज बर्नार्ड शो है। तो इस सभी जो ऑप्शन में है उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। जैसे मीनार गुडल की भी आएगी, हम लोग जब एशियन ड्रामा देखेंगे तो वहाँ भी उसकी चर्चा होगी। तो यहाँ पर करा प्लानिंग ऑफ द पुअर, तो इसका हो गया बगीचा सिन्हा मिन्हास। अभी इनका फुल फॉर्म B.S. मिन्हास का जो है बगीचा सिंह मिन्हास, तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए। तो ये जो है बगीचा सिंह मिन्हास, यह USA के अर्थशास्त्र थे, यानी कि वह USA से ही क्या किए थे, वह USA के तो थे नहीं, लेकिन USA से वह PhD करते हैं अर्थशास्त्र में। कौन? बगीचा सिंह मिन्हास। यह 1771 भारतीय ही थे। यह 1771 से 73 तक क्या कहे थे, यह भारतीय योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। और जो लास्ट ईयर था 72-73 में, यह भारत के वित्त आयोग पर भी काम कर चुके थे, यानी वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी नियुक्त हुए थे। तो ध्यान में रखिएगा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया प्लानिंग ऑफ द पुस्तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक। ये देखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा, समझिए, इंडिया इज फॉर सेल। यह पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मतलब इंडिया को बेचा जा रहा था। तो यह समय है उस समय की जब राजीव गांधी की सरकार, यानी इंदिरा गांधी की सरकार में दूसरा बार क्या हो जाता है, गैर कांग्रेसी सरकार आता है। और वह आता है VP सिंह, यानी वीरेंद्र प्रताप सिंह के समय में। वह वक्त है 1989 ईस्वी को। आप याद करिए कुछ, आप चलिए पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में भी चलिए, हिस्ट्री में भी चलिए, तो याद करिए कि एक समय होता है जब क्या होते हैं, VP सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या करते हैं, वित्त मंत्री के पद पर, यानी कांग्रेस में, यानी राजीव गांधी की उस समय सरकार रहती है, उसमें वित्त मंत्री रहते। वह है टर्म 1984 का, जब लोकसभा का चुनाव होता है 1984 से 5 साल का जो टर्म होता है, उसमें वो वित्त मंत्री रहते हैं। और उसी समय वो बोफर्स घोटाला उठाते हैं, और वही बोफर्स घोटाला उठाते हैं जिस वक्त में उसके बाद क्या हो जाता है, उनको जनता का काफ़ी सहानुभूति मिलता, और अगला इलेक्शन में क्या बनाते हैं, वो सरकार भी बनाते हैं। क्योंकि उसमें कांग्रेस के जब 1989 का इलेक्शन होता है उसमें वोट नहीं आता, यही बोफर्स घोटाला। अब बाद में इनको निष्कासित भी कर दिया जाता है, राजीव गांधी से नाराज होकर उनको निष्कासित करते हैं, क्योंकि ये राजीव गांधी के विरोधी बोफर्स घोटाला उठाए थे, किस तरह से चल गया। तो वही जो इस घोटाले को जो उजागर करने वाली पत्रिका थी, ये पत्रिका था, यानी जो उसके राइटर थे, यही वो थे, कौन थे, चित्रा सुब्रमण्यम। ये वही चित्रा सुब्रमण्यम है जो एक भारतीय पत्रकार था। उन्होंने भारत में बोफर्स स्कैंडल की जांच के लिए बहुत काफ़ी चर्चित हुई थी, जाना जाता था, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 1989 में PM राजीव गांधी के चुनाव की हार का एक योगदान दिया था। और आपको बता दें, ये चित्रा से इंडिया टुडे से 1979 ईस्वी में ही जोड़ी थी। और इस तरह से वह उन्होंने मतलब जो डील हुआ था ना,
बोफर्स घोटाला कह लो कि जो विदेशी राष्ट्रों के साथ, तो वहाँ से कुछ विभागीय जो ऑफिसर्स लोग थे उसके साथ इन्होंने बहुत सारे कागज को भी उजागर किया था। तो चित्रा सिंह आशा करते हैं इंडिया इज फॉर सेल कभी आप बोलेंगे नहीं। चित्रा सुब्रमण्यम जो एक पत्रकार थी उस समय काफ़ी चर्चित हुई थी, बोला जाता है इंदिरा का, आपको पता होगा जो इलेक्शन वो हारती है उस समय के 1989 वाला बोफर्स घोटाला ही रहता है। बीपीसी भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा देते हैं देश के सामने और लोगों से काफ़ी सहानुभूति मिलता है। जब आप देखेंगे उस समय का बात, आप देखेंगे 545 में से मात्र कांग्रेस का जो सीट आता है 189 आता है। उसके बाद फिर अदर पार्टी आ जाता है, जनता पार्टी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, जिसमें बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। फिर आपको पता होगा कि जब सरकार बनती है तो उसी समय मंडल आयोग लाता है, ओबीसी में 27% आरक्षण होता है, बीजेपी को भी इसमें जेल जाना पड़ता है। उसके बाद बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है, फिर चंद्रशेखर भी बनते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर इधर वो भी चाह रहे थे ना। आप देखेंगे अगर तीनों देखेंगे, चंद्रशेखर हो गए, वीपी सिंह हो गए और एक और हैं ये, तो वो तीनों जो होते हैं उस समय प्रधानमंत्री के मतलब होड़ में आगे रहते हैं। चंद्रशेखर बनना चाहते हैं, लेकिन फिर किस तरह से वो नवीन पटनायक के वो जो कार्यालय होता है उसमें किस तरह से षड्यंत्र को रचा जाता है, फिर बन जाते हैं बीपी सिंह वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। 11 महीने का प्रधानमंत्री रहता है, उनकी सरकार भी गिर जाती है। फिर इधर राजीव गांधी चंद्रशेखर से मिल जाते हैं, वो भी 4 महीना का सरकार रहता है, हालांकि फिर कुछ दिन तक जून तक ज़्यादा रहते हैं। फिर उसी इलेक्शन में देखेंगे कि जो तीन चरण में इलेक्शन होगा, फर्स्ट में 20 मई को होता है, 21 मई को उनको राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। फिर इसमें काफ़ी सहानुभूति मिलता है। फिर उसके बाद जो बीपी से ये बनेंगे, चंद्रशेखर के बाद जो बनेंगे ये बनेंगे पीवी नरसिम्हा राव बनेंगे, है ना। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी मौका मिले तो पहले वाले सीरीज देखिए, ऐसे तो हम चर्चा कर ही देते हैं। नेक्स्ट 4 में देखिए पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये है जेपी कृपलानी। ये महात्मा गांधी के काफ़ी आदर्शों का पालन किए, उनके साथ काफ़ी मतलब सहयोग दिए हैं, भारत की स्वतंत्रता में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो जेपी कृपलानी जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले थे, ये वही हैं जिनके द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा लिखा गया था। देखिए ऑप्शन में प्रोवर्टी, नेक्स्ट 5वां में हम लोग देखेंगे प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा प्रश्न। प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक पहले भी आया है, हिस्ट्री में भी थोड़ी चर्चा हुई है, कभी कभी ये इसमें इकोनॉमिक्स में भी पहले चर्चा हुई है ना। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटी में, वहाँ पे भी चर्चा हुई। तो आज हम लोग फिर से एक बार समझ लेते। आप याद करिए कि कौन, दादा भाई नौरोजी, वही पहला व्यक्ति रहते हैं जब वो ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन में जाने के बाद यही वो पहला व्यक्ति रहते हैं जो ब्रिटेन के संसद में चुने भी जाते हैं, है ना। तो ब्रिटेन संसद में क्योंकि पहला इलेक्शन है, कब लड़ते हैं, वह लड़ते हैं 1976 में, जिसमें हार जाते हैं। फिर 6 साल बाद होता है, यानी 1982 ईस्वी में वो क्या करते हैं, ये जीतते हैं। 1986 होता है ना, 1976 नहीं, 1986 में लड़ते हैं। फिर 1992 में लड़ते हैं, जिसमें मात्र कम वोट, 4 से 5 वोट से देते हैं। इसे नैरो मेजोरिटी के रूप में भी वहाँ उनको जाना जाता है। तो ये था उनका पहली बार जब वो इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ के समृद्धि को 1855 ईस्वी में पहली बार इंग्लैंड जाने का मौका मिलता है। जो उनकी एक कंपनी के साथ, जो कपास का व्यापारी भी थे, उसी के साथ जो कामा करके कंपनी का नाम था, कामा करके वो कंपनी के सिलसिले में जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं, समृद्धियों को देखते हैं, तो काफ़ी चकाचौंध हो जाते हैं। वहाँ से वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं किस तरह से हमारा देश इतना पीछे है और इंग्लैंड इतना आगे। वहीं से वो सोचना मंथन करना स्टार्ट करते हैं। फिर देखेंगे बहुत सारे लोगों को, महिलाओं का, मजदूर वर्ग को सहयोग करके वहाँ से ब्रिटेन मंत्रिमंडल में भी क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं, वहाँ जाते हैं। और इस बात का बिल्कुल वो प्रत्यक्ष ढंग से सबसे पहले रखते हैं कि वहाँ किस तरह से भारतीयों का शोषण किया जा रहा है और वहाँ से धन का क्या करा निष्कासन किया जा रहा है। इसी प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने धन का निष्कासन के बारे में बताया, किस तरह से ब्रिटिशर्स धन का निष्कासन करके ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। उन्होंने 3 चरण दिया था। पहला जो चरण उन्होंने दिया था, वाणिज्यिक चरण दिया था, जो 1757 से 1813 था। उसमें इन्होंने बताया था ना किस तरह से एकीकरण किया जा रहा है। एकीकरण कहने का मतलब किस तरह से फ्रांसीसियों को हराकर एकाधिकार कर लिया, डच को हराकर एकाधिकार कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने औद्योगिक क्रांति बताया कि जो 1813 ईस्वी से 1860 औद्योगिक क्रांति था, जिसमें एकाधिकार हो गया। ब्रिटेन के लिए तो औद्योगिक क्रांति हुआ, लेकिन भारत के लिए भी औद्योगिक क्रांति हुआ, क्योंकि भारत में बड़े बड़े उद्योग, हथकरघा, बहुत सारे जो उद्योग थे वो बंद हो गए थे। क्यों बंद हो गए थे, क्योंकि ब्रिटेन में जो बने हुए माल थे वो काफ़ी सस्ते होते थे, इधर जो हाथ से बने हुए होते थे वैसे वैसे आने लगे। इसके कारण क्या हो गया, अब देखिए हथकरघा का भी हम लोग चर्चा किए हैं, एक बार हिस्ट्री में चर्चा किए, किस तरह से जो पहले बुनकर आता था, ले जाता था, वह मतलब बोला जाता है कि मतलब बहुत सारे तो आत्महत्या कर लिए थे, उनका रोजगार काफ़ी ठप हो गया था। जो पहले 25 आने तोले पे ले जाता था, उससे भी कम समय पर लोगों को मिलने लगा। तो इस तरह से काफ़ी उस समय मतलब भारत के जो उद्योग थे ठप हो गए थे, और ब्रिटेन में जो बंद उद्योग थे वो खुल गए थे। उनका वहाँ पर क्या हो गया था, मांग डिमांड सब बढ़ गया था, एकाधिकार खत्म हो गया था। जिसके कारण तो पहले क्या थे, एकाधिकार में क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही था। अब ब्रिटेन के अलग अलग
तो लोग भी वहाँ पर आकर व्यापार करने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, विद्युतीकरण आया, औद्योगिकरण का क्षेत्र आया। फिर हम लोगों ने एक चरण इन्होंने बताया कि वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या किया गया, निवेशों को प्रोत्साहन दिया गया, लाभ हो या हानि हो, रेलवे में निवेश करने पर लाभ ही मिलेगा, उसमें जो 7 से 8% का निश्चितता किया गया था। तो ये सभी इस तरह से उन्होंने बांटा है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। एक बार हम आपको चर्चा कर दें ताकि आप अपडेट हो जाएं। तो इसका सी हो जाएगा। वह प्रकाशित 1921 में होता है। नेक्स्ट देखिए 6 में कह रहा भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के पुस्तक के लेखक कौन है, वो है एम विश्वेश्वरैया। अब एम विश्वेश्वरैया कौन है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि वो वही एम विश्वेश्वरैया हैं जो क्या होते हैं कि भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय इसी लोकप्रिय अभियंता को जाता है। और ये लोकप्रिय अभियंता जो एम विश्वेश्वरैया मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान के रूप में भी कार्य कर चुके होते हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ रहता प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। तो कभी कभी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के जगह पर इसका इंग्लिश लिखा रहेगा प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। यही इन्होंने ही बताया था किस तरह से जो अमेरिका की तरह जो व्यवहारिक व उपयोगी थे, उन्होंने औद्योगिक क्रांति पर बल दिया। कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योग की ओर संक्रमण, जिसके माध्यम से एक दशक में राष्ट्रीय आय को दुगना किया जा सके। तो इस सभी पर इन्होंने पुस्तक पर बल दिया। जो पहला पुस्तक प्रकाशन हुआ था वह 1934 में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, इनकी पुस्तक वर्ष 1934 में प्रकाशित हुई थी। और राज्य नियोजन पर उनके विचार वास्तव में लोकतांत्रिक पूंजीवाद अमेरिका की तरह मिलता जुलता था और उपयोगी भी थे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, फ्री ट्रेड पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आ गया फ्री ट्रेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जगदीश नटवरलाल भागवती। ऑप्शन में है 2 भागवती, पीएन भागवती, जगदीश भागवती। तो पीएन भागवती नहीं, जगदीश भागवती होंगे इस फ्री ट्रेड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म जगदीश नटवरलाल भागवती। एक भारतीय अर्थशास्त्र रहते हैं जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और कानून के प्रोफेसर रहते हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुसंधान के लिए भी जाना जाता है। ये मुक्त व्यापार के समर्थक के रूप में काफ़ी विख्यात थे, इसलिए फ्री ट्रेड ऑफ पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी और उसी के लिए पूरे जाने भी जाते थे। कौन, जगदीश नटवरलाल भागवती। नेक्स्ट देख लीजिए एशियन ड्रामा। जो ऊपर के ऑप्शन में मीनार गुडल आया था तो उन्हीं है। ये मीनार गुडल के द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया, जो एक स्वीडिश अर्थशास्त्री रहते हैं, समाजशास्त्री भी रहते हैं। 1974 ईस्वी में इन्होंने पैसे और आर्थिक उतार चढ़ाव के सिद्धांत में अपनी अग्रणी कार्य और आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत घटनाओं का विश्लेषण के लिए फ्रेडरिक हाइक के साथ इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको, गुन्नार मीडल को। तो ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने जो कार्य मुख्य रूप से जो किए थे, किस तरह से पैसे और आर्थिक उतार चढ़ाव के सिद्धांत पर उन्होंने अग्रणी कार्य किया और आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत घटनाओं का उन्होंने विश्लेषण किया था, गुन्नार मीडल। तो वही है एशियन ड्रामा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और 1994 में इनको क्या किया गया था, 1994 नहीं 1974 में इनको क्या किया गया था। आप आगे देखेंगे कि जो फ्रेडरिक हेयर होते हैं उनके साथ नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यह भी काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, क्योंकि यही पुस्तक लिखने के बाद क्या हो गया था, रूस में साम्यवादी क्रांति कुछ वर्षों के बाद हुई थी। तो ये जो है दास कैपिटल, यह लिखा गया था जर्मन जो कार्ल मार्क्स होते हैं जर्मनी के। आप याद करिए कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति हैं, इस एक बात याद करिए, जब ब्रिटेन में के भारत में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन के हर गली में, हर जगह में जो न्यूज़पेपर वहाँ चला रहे थे, ट्रिब्यूनल्स करके था, उसमें इन्होंने बारीकी से किस तरह से वहाँ क्या किया था, उजागर, वहाँ को लोगों को बताने का काम, इस चीज़ को अवगत करवाया था लंदन में। यही कार्ल मार्क्स होते हैं वहाँ पर। 1857 क्रांति जिस तरह मेरठ में उठा था, तो वहाँ एक इलाहाबाद के ही एक रहते हैं एडवोकेट, उन्होंने इस चीज़ का प्रमाण भी दिया था, क्योंकि वहाँ के कुछ मैगजीन, उस समय का मैगजीन भी मिला था। तो दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक है। यह कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने कब की थी, 1867 में, यानी 1867 में। इसमें पूंजी तथा पूंजीवाद का विश्लेषण किया था, मजदूर वर्ग के शोषण से मुक्त कराने के उपाय भी इन्होंने बताया था कि किस तरह से मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त कराया जा सके, उसके बारे में भी इन्होंने उपाय बताया। इस पुस्तक में के द्वारा उन्होंने सर्वथा नवीन विचारधारा प्रवाहित किया था, जिसने संपूर्ण प्राचीन मान्यताओं को झकझोर कर हिला दिया था। इस पुस्तक में सर्वथा एक उन्होंने एक मतलब इस तरह से विचारधारा प्रकट किया था जो पूरे संपूर्ण मानव जाति की क्या किया था, मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया था। इस पुस्तक को प्रकाशित होने के बाद अभी चर्चा किए थे कि रूस में कुछ सालों के बाद साम्यवादी क्रांति स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 में आते हैं हम लोग। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई थी। अब कह रहा है अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे, और आपको बता दें अर्थसेन जो ये कौन
अमर्त्य सेन है वह उनको 1998 में यानी 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि भारत में भी उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का सबसे बेस्ट भारत रत्न इनको सम्मानित किया गया था ठीक इनके एक वर्ष बाद यानी 1999 ईस्वी में। तो इनकी इस तरह से प्रसिद्धि आप सोच सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहला कि कुछ इसमें ऑप्शंस है। पहला है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो 1970 में अमर्त्य सेन के द्वारा ही लिखा गया था। इसमें उन्होंने बात किया था कि जिसने व्यक्तिगत अधिकारों, न्याय, समानता, बहुमत नियम, व्यक्तिगत स्थितियों के बारे में जानकारी की उपलब्धता से संबंधित जो समस्याओं को संबोधित किया था इसमें कि किस तरह से व्यक्तिगत तथा आर्थिक न्याय, बहुमत न्याय, व्यक्तिगत स्थिति के बारे में वह जो समस्याओं है उससे इन्होंने संबोधित किया तथा शोधकर्ताओं को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित भी किया था। उन्होंने बुनियादी जो कल्याण के मुद्दों पर इसमें बात किया था। तो हो जाएगा कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन के द्वारा। फिर है ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यह भी क्या है अमर्त्य सेन के द्वारा। फिर पॉवर्टी एंड फेमिन्स, देखिए पॉवर्टी एंड फेमिन्स यह किया गया था पब्लिकेशन 1981 ईस्वी में किया जाता है। यह 1981 ईस्वी में करता है। इसमें जो जोड़ दिया जाता है, इसमें कहा जाता है कि जो अकाल का केवल इन्होंने बताया था पॉवर्टी एंड फेमिन्स में कि अकाल का सिर्फ भोजन का कमी ही नहीं है अकाल का कारण, एक कारण यह भी है कि उसका असमान रूप से अगर वितरण किया गया है तो वह भी इसका एक कारण है। और एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया था कि जिस तरह से बंगाल के जो अकाल है एक शहरी आर्थिक उछाल के कारण हुआ जिसने खाद्य कीमतों की वृद्धि और लाखों श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं रहने पर भूखे मरने को मजबूर किया था। तो ये तीनों पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। लेकिन जो चौथा पुस्तक है द ट्रायम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमी, यह अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वही पूछ रहा है अमर्त्य सेन के द्वारा कौन नहीं लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द ट्रायम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमी। बाकी ये तीनों पुस्तक कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो 1970 में देखा था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से व्यक्तिगत अधिकार, न्याय, समानता, व्यक्तिगत स्थितियों के बारे में जानकारी उपलब्धता से संबंधित समस्याओं पर इन्होंने संबोधन किया। फिर ऑन इकोनॉमिक एंड इक्वलिटी, यह भी इनके द्वारा किया। पॉवर्टी एंड फेमिन्स जिसमें उन्होंने बताया था 1981 में प्रकाशन किया गया, बताया कि किस तरह से अकाल उत्पन्न होने का कारण सिर्फ भोजन की कमी ही नहीं है, बल्कि क्या उन्होंने बताया कि बल्कि जो भोजन का असमान वितरण भी उन्होंने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न 11 में हम लोग आते हैं। 11 में कह रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अभी हम लोग जाने थे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन काफ़ी मतलब बड़े अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। अमर्त्य सेन की जो अगर प्रसिद्धि की बात करी तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक भारत के भी बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित थे, लेकिन भारत में से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है भारत रत्न से भी इनको नोबेल पुरस्कार तो 1998 में मिला। ठीक इसके एक साल बाद 99 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। अभी हम लोग चर्चा किए थे कुछ ऊपर ऑप्शन, जैसे पॉवर्टी एंड फेमिन्स में जो 1981 में प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अकाल का कारण सिर्फ भोजन का कमी नहीं है बल्कि भोजन का असमान वितरण के कारण भी हुआ जो देखने को मिला था बंगाल में। तो ये पॉवर्टी एंड फेमिन्स में बताया। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर में भी ये इसका भी हम लोग ऊपर चर्चा की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोसाइटी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ की चर्चा ऊपर नहीं की, लेकिन ये तीनों है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी पुस्तक क्या है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। 12 में देखिए वाणिज्य पत्रिका, वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो यह एक वाणिज्य पत्रिका है जिसका प्रकाशन मुंबई से होता है। विशेष आप अगर इसका देखना चाहते हैं तो आप हमें विशेष कुछ अगर आपके हैं इसके बारे में जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। अब देखिए ऊपर तो वाणिज्य जान लिए, जिसको हम लोग डायरेक्टली जाना कि मुंबई से होता है। अब योजना पत्रिका, अब देखिए योजना पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता है। ऑप्शन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसारण विभाग द्वारा। अगर आप इसको थोड़ा सा तर्क के आधार पर भी मारेंगे, सोच के पर भी, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह आपका प्रश्न सही जाएगा। तो देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तो यह प्रकाशित होता है। यह पत्रिका है क्या, यह पत्रिका मतलब एक तरह के कहिए कि सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है, अंग्रेजी, बांग्ला, यानी कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। और यह जो प्रकाशित किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग से द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका में किसी विषय के भिन्न भिन्न विचार एवं मतों को प्रकाशित किया जाता है ताकि लोग उस विषय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष का, मतलब कोई विषय होता है सरकार से ही नियोजित कोई योजना होता है, उसके दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को इसमें अवगत कराया जाता है इस योजना पत्रिका में। तो ध्यान दीजिएगा योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम किसके द्वारा संबंधित है। आपको अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो अपडेट होंगे अभी हाल ही में गोल्डन हैंडशेक, जिसमें BSNL जो अभी है इसको सबसे ज़्यादा दे रही है। गोल्डन हैंडशेक होता है मतलब जो सेवा से स्वेच्छा से अपना पद को त्याग कर देता है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर यह गोल्डन हैंडशेक दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे उस रकम को कहा जाता है जिसमें कर्मचारी को उस समय दी जाती है जब वह स्वेच्छा से अपने पद पर त्याग दे देता है।
तो BSNL अभी इस तरह में वहाँ के कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। 15 में देख लिए किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसे समझने के लिए थोड़ा आपको मैप को देखना होगा। आप पहले जाइए ताइवान। आप ताइवान जाएंगे तो इस तरह से अगर आप पूर्वी एशिया को देखेंगे तो यहाँ ताइवान मिलेगा, और ताइवान के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा पहले नंबर पर ताइवान, और जस्ट आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा क्या, दक्षिण कोरिया मिल जाएगा। यहाँ दक्षिण कोरिया मिल जाएगा। तो ये पहला ताइवान, दूसरा दक्षिण कोरिया, और सबसे नीचे सिंगापुर। शायद यहाँ से कौन सा है, जावा संधि है, जावा ही संधि होगा। जावा तो उसके नीचे है, जावा जल संधि तो मलेशिया के नीचे है ना, वो आपको जावा के पास में मिलेगा। जावा द्वीप से ऊपर है। तो कौन सा है, इधर दक्षिणी चीन सागर, इधर अंडमान सागर है, जो ये क्या करते हैं हिंद महासागर को इससे जोड़ती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, नीचे सिंगापुर है, वही सिंगापुर में आप जाएंगे तो वहाँ से वो एक जल संधि है। तो हम इसकी चर्चा ज्योग्राफी में किए थे, इसलिए वो अपडेट हो रहे थे कि वो जल संधि वहीं से गुजरती है, सिंगापुर से होकर नीचे से। तो उसके बाद तो पहला हम लोग ताइवान देखे, दूसरा ऊपर दक्षिण कोरिया और नीचे सिंगापुर, और चौथा हो गया जस्ट इसे ताइवान के आप थोड़ा सा पश्चिम के नीचे आ जाएंगे तो हांगकांग मिलेगा। तो यही ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चौथा हांगकांग, यही जो है क्या है, एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। तो एशियन टाइगर के नाम में क्यों जाना जाता है, थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं। बोला जाता है कि जो 4 एशियाई थे, यह प्रथम औद्योगिकृत क्षेत्रों में से थे जिन्होंने आरंभिक 1960 यानी जो उस समय स्टार्टिंग की बात है, 1960 से लेकर 1990 तक के दशक में अभूतपूर्व प्रगति किया था। ये जो चारों थे 19वीं सदी के 4 क्षेत्र अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं और उच्च आय वाले बन गए थे। इसी के कारण इन चारों देशों को, हालांकि उसके बाद तो बहुत सारे क्षेत्र क्या हो गए, आगे निकले। तो यही हो जाएगा ये 4 देश कौन कौन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान यहाँ हो गया, ताइवान यहाँ हो गया, दक्षिण अफ्रीका यहाँ हो गया, सिंगापुर यहाँ हो गया, हांगकांग यहाँ हो गया। तो यही है 4। नेक्स्ट चलिए 16 में हम लोग आते हैं। 16 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया। ऑप्शन में है अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल समिति, स्वीडिश का सेंट्रल बैंक, विश्व बैंक। तो चलिए आपके मन में जैसे ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, तो आपका अल्फ्रेड नोबेल की बात आ रहेगी। तो देखिए आइए हम लोग समझते हैं कि किस परिस्थिति में और क्यों नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, क्या था इसके पीछे कारण, समझते हैं। क्या होता, अल्फ्रेड नोबेल जो होते हैं वो आपको पता होगा वैज्ञानिक थे। वह लगभग अपने जीवन में 350 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट यानी एक आविष्कार था क्या, ये डायनामाइट का। तो उन्होंने इस चीज़ को बखूबी से समझ लिया था कि किस तरह से जो विज्ञान है वह अनेक आविष्कारों की विध्वंसक शक्ति को बखूबी उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि वरदान भी है और नुकसान भी है। साथ ही विकास के लिए निरंतर नए अनुसंधान की ज़रूरत का भी भरपूर एहसास था। वही भी वो समझे थे कि नए अनुसंधान के लिए विकास की भी काफ़ी भरपूर उन्हें इस चीज़ का आवाज़ था। तो क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल को दिसंबर 1986 यानी 1986 में, 1986 नहीं कहिए 1996 में, है ना, क्योंकि 1900 में स्वीडिश बैंक देना स्टार्ट करता। तो 1996 में क्या होता, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो वह अपनी मृत्यु से पहले वह अपने एक बड़ा संपत्ति, इनके पास जो संपत्ति था, विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने ट्रस्ट में दे दिया। और उनकी इच्छा थी कि उस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के कल्याणकारी के लिए योगदान हो, यानी कि मानव जाति के कल्याणकारी में उनका योगदान हो, कल्याणकारी के लिए काम किए हों। तो फिर क्या हो गया, तो फिर उसी के बाद क्या होने लगा, फिर एक कमेटी बैठती है। फिर वो कमेटी जो क्या करती है, उन पैसों के ब्याज से क्या करती है, वही जो पैसा स्वीडिश बैंक में जमा राशि द्वारा जमा किया जाता है जो ट्रस्ट के द्वारा, तो स्वीडिश बैंक पे, और उसी जमा राशि के पैसे के ब्याज से क्या किया गया, नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष क्या किया गया, नोबेल प्राइज से नवाजा जाने लगा, है ना। तो 6 विषय में दिया जाता है जो आप लोग देखे होंगे, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उसके बाद हो गया साहित्य के क्षेत्र में। तो इस तरह से 6 विषयों में क्या किया जाता है, यह नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया। तो हम लोग समझ लिए कि अल्फ्रेड नोबेल का जरूर सोच था, वो अपनी संपत्ति का एक विपुल हिस्सा एक ट्रस्ट को ज्वाइन किए थे, और उस ट्रस्ट में का जो पैसा हुआ स्वीडिश सेंट्रल बैंक में जमा किया जाने लगा, और उसी के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो मानव विकास के लिए कल्याणकारी काम कर रहे हो। तो 6 विषयों में पहले 5 ही था, फिर 6 रखा गया।
तो ध्यान में रखेंगे। अब जो दिया जाता है नोबेल प्राइज़ आपको पता होगा, $10 लाख इसमें दिया जाता है और एक प्रशस्ति प्रपत्र भी दिया जाता है। तो ये कहानी था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी काफ़ी अच्छा पुस्तक है। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। अब बिमल जलान कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो कब, 1997 से 2002 तक। तो आप ध्यान में रखेंगे 1997 से 2002 तक रहे थे। 2005 में इन्होंने आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2005 में इन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की थी, मतलब पढ़ाई भी थे। तो ये हो जाएगा द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बिमल जलान। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट, भारत के सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित वैट लागू किया गया। वैट की कहानी पहले भी हुई थी, याद करिए कि वैट के लिए कौन सा समिति लाया गया था। भूतलिंगम समिति एक था ना, जिसपे चर्चा हम लोग पहले किए थे, है ना, कि भूतलिंगम समिति संबंधित था वैट से था। जो हम लोगों ने जाना था वैट क्या होता था, जो किसी वस्तुओं के उत्पादन से लेकर जो उपभोक्ता तक पहुंचता उसके बीच में जो लगता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें जो लगता है वो अप्रत्यक्ष कर एक तरह से वैट होता है। तो उसकी चर्चा किए थे। फिर हम लोग ये भी जाने थे कि मैन वैट भी आया था, जो भूतलिंग, इसके बाद लक्ष्मीकांत झा के मतलब उनके टाइम में एक समिति लाया गया था। तो इस तरह की चर्चा हम लोग वैट के बारे में पहले भी कर चुके हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है उत्पादन से लेके जो बिक्री तक लगता है। तो ये वैट सबसे पहले आया कहाँ था, तो देखिए थोड़ा कहानी को समझिए। प्रारंभ में क्या होता है, ये जो वैट होता है सिर्फ कच्चे माल और घटकों पर सीमित था, लेकिन बाद में 1886 में आप देखेंगे कि मॉडवेट लाया जाता है। फिर मॉडवेट के बाद फिर इसका दायरा थोड़ा और बढ़ाया जाता है। 1994 में इसमें पूंजीगत वस्तुओं को भी शामिल कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ समय बाद 1 अप्रैल 2005 को सरकार ने 29 राज्यों में 21 राज्यों में वैट की घोषणा लागू करने की घोषणा कर दी। और उस लागू करने की जैसे घोषणा की तो हरियाणा पहला स्टेट रहता जहाँ पर वैट मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड टैक्स को लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। कहानी किस तरह से समझा, किस तरह से पहले हम लोगों ने देखा कि यह कच्चे माल एवं घटकों पर तक ही सीमित था। फिर मॉडवेट आया, तो मॉडवेट ये भी पूछ देता है कि मॉडवेट कब आया, कैसे किया गया। तो फिर क्या किया गया, इसका दायरा को थोड़ा बढ़ाया गया। 1986 में मॉडवेट का जो दायरा है उसे थोड़ा बढ़ाया गया। 1986 में मॉडवेट के रूप में वही आया जो कच्चे माल एवं घटकों तक सीमित था। फिर 1994 में पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया गया। फिर 2005 में भारत सरकार द्वारा 29 में से 21 राज्यों में लगाने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट प्रश्न 19 में देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। याद करिए, अब वो हो जाएगा एडम स्मिथ, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी। ये वही एडम स्मिथ थे जो क्या थे, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी एडम स्मिथ को जाना जाता है, जो 1723 से 1790 ईस्वी तक आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन, 19वीं सदी के इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्र को बेहद ही प्रभावित किया था। तो एडम स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 20 में, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। अब कह रहा है कि संबंधित नहीं है, ये पता करना है किससे संबंधित नहीं है। तो शैक्षणिक उन्नतीकरण, भोजन के अधिकार से, सामाजिक समता से, शिशु पोषण से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भोजन के अधिकार से, है ना। मध्याह्न भोजन संबंधित नहीं है। देखिए शैक्षणिक उदारता आपको आगे देखेंगे कि क्या किया गया। माध्यमिक जो विद्यालय हैं या माध्यमिक हो गया, माध्यम हो गया, ये जो विद्यालय हैं यानी कि 6 से ऊपर 9 तक, यानी वो जो विद्यालय हुए जिसको आप कहिए प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय में दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। किसके तहत, भोजन मध्याह्न योजना के तहत। यह जो है मंत्रालय जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, या एक तरह से कहिए कल्याणकारी योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो संबंधित नहीं है। तो शैक्षणिक उन्नतीकरण के लिए बिल्कुल सही बात है कि शैक्षणिक उन्नतीकरण को लेकर इसे क्या किया गया, प्रलोभन दिया गया। उसमें जिसमें आप देखेंगे कि बाद में क्या होता है, ये मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी जो होते हैं उनके द्वारा जो योजना शुरू किया था 6 से 14 वर्ष, मतलब उस समय जो होता लागू होता 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क शिक्षा की योजना दिया जाएगा, है ना। भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम जो उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष का निःशुल्क, तो उन सभी बातों को देखकर रखते हुए एक योजना चलाई जाती है। तो शैक्षणिक उन्नतीकरण, सामाजिक समता का, शिशु पोषण का, इससे भी ये संबंधित रहता है। यानी ये तीनों विषय संबंधित रहता है, लेकिन भोजन के अधिकार से यह संबंधित नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आ जाए तो लगेगा मध्याह्न भोजन है, भोजन करा रहा था भोजन के अधिकार से। नेक्स्ट 21 में देख लिया, मॉडवेट संबंधित है। अभी हम लोग चर्चा किए ऊपर कि मॉडवेट क्या है। तो ऊपर था प्रश्न आया था वैट, तो वह हम लोग देखे थे कि इस तरह से पहले क्या हो जाता है कि यह कच्चे माल एवं
जो उसके घटक रहते हैं उसके तक सीमित रहते हैं। 1986 में लाया जाता है, वैट को लाया जाता है। फिर 1994 में इसका दायरा को बढ़ाया जाता है जिसमें वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 2005 में भारत सरकार द्वारा 29 में से 21 राज्यों में वैट लागू करने का घोषणा कर दिया जाता है। तो इसका होता है वैल्यू एडेड कॉस्ट यानी मूल्य वर्धित कर से संबंधित है मॉडवेट। नेक्स्ट देख लीजिए आधार क्या है। तो आधार एक भारतीय नागरिक का पहचान उपलब्ध कराने का यानी विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराने का है। तो थोड़ा सा आधार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आधार 12 अंकों की एक निजी विशिष्ट संख्या है। इसका UADAI इसे है ना, यू मतलब आधार यही हुआ UIADI। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी, है ना। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 12 अंकों का एक मतलब निजी विशिष्ट संख्या दिया जाता है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से सभी निवासियों को जारी किया जाता है। आशा करते हैं हर नागरिक का बन ही रहा होगा, बन ही गया होगा। भारतीय नागरिक को पहचान उपलब्ध कराने हेतु तो ये ऑप्शन हो जाएगा भारतीय नागरिक को पहचान कराना है। अब तो आधार का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया हर चीज़ से, एक दूसरे से कनेक्टिविटी में, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में सरकारों को बहुत सारे ऐसे जो नीति हैं वो डायरेक्ट उसका लाभ मिल पाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 23 में हम लोग आते हैं। 23 में है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था। 1936 है, 1948 है, 1951 है, 1956 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया गया था। तो 1948 में लाया गया था। भारत सरकार की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। तो ध्यान में रखिएगा 15 मार्च को 1948 को लाया गया था। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास सहायता देने के लिए योजना। आइए कुछ अब हम लोग पढ़ते आवास जो दिया जाता है सरकारों के द्वारा। तो इंदिरा आवास योजना है जो यह दिया जाता है किसके द्वारा, यह गरीब ग्रामीण आवासों को दिया जाने वाला है। तो अब हम लोग समझते हैं कि गरीब ग्रामीण आवास में किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो इंदिरा आवास योजना है यह जो है अनुसूचित, मुख्य उद्देश्य जो इसका होता है अनुसूचित जाति और जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों को मकान निर्माण में मदद करने के लिए योजना लाया गया था। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, जो गैर अनुसूचित है जाति जनजाति दो उसके लिए भी ये कर दिया गया, खोल दिया गया रास्ता वह खोला गया। यह जो इसका जो इंदिरा आवास योजना वो राजीव गांधी के समय में 1985 में लाया जाता है। लेकिन गैर अनुसूचित के लिए भी यानी कि उन सभी को शामिल कर दिया जाता है जो BPL में आते हैं, चाहे वो कोई भी जाति से हो, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, लेकिन उनको BPL में आना चाहिए। और जो BPL रेखा में आ रहे हैं तो वह 1994 से 96 में किया गया था, उनको यह क्या किया गया मतलब इंदिरा आवास योजना दिया जाने लगा, यानी कि घर बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि सिर्फ केंद्र सरकार का खजाना से पैसा नहीं जाता, वह राज्य सरकार से खजाना से भी पैसा जाएगा। तो इसमें जो रेशियो हो चाहे 75 और 25 का होता है, 75 केंद्र सरकार देगी, 25 राज्य सरकार देगी। तो आप जान लीजिए इंदिरा आवास योजना है जो पहले जो था वो तो अनुसूचित जाति जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में यह सभी के लिए खोल दिया गया। सभी कहने का मतलब वो सभी लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हों उन लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो गैर अनुसूचित हों या जनजाति हो जनजाति हो। तो ध्यान में रखिएगा ग्रामीण आवास के लिए शुरुआत किया गया था राजीव गांधी के समय में 1985 में। जो इसका थोड़ा सा पैमाना को बढ़ाया गया वह 1994 1996 में किया गया। जो इसमें दिया जाता है इसका दो क्राइटेरिया, एक पर्वतीय क्षेत्र में और एक मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में जो दिया जाता है 1,15,000 और पर्वतीय क्षेत्रों में 1,25,000 दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप देख लेंगे, हो सकता है 2022 में अपडेट होकर थोड़ा सरकार बढ़ाया हो, लेकिन ऑफिशियली डाटा तो यहाँ तक हमें मिला। नेक्स्ट 25 में देख लीजिए संगम योजना संबंधित है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब संगम योजना किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियां से, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। तो यह विकलांगों से संबंधित है। आइए जानते हैं कि यह क्या है। संगम जो है विकलांगों की मदद के लिए सरकार द्वारा 15 अगस्त 1996 को यानी 1996 को यह योजना शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भी विकलांग व्यक्ति हैं वो समूह में संगठित किया जाता है, उनको एक समूह बनाया जाता है उन लोगों का, और प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियां करने के लिए, यानी आर्थिक मतलब क्या होता है, मानव से संबंधित वो सभी धन संपत्ति से रिलेटेड काम, तो कोई भी आर्थिक गतिविधि को करने के लिए उस समूह को 15,000 रुपया सहायता प्रदान किया जाता है। अगर आपको मतलब कोई हैं ऐसे व्यक्ति हैं तो आप सरकार से इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, पर्सनली नहीं, व्यक्तिगत नहीं देता है, एक समूह का आप बनाएंगे उस समूह को वो देगी आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए। अब आ गया ट्रिप्स और ट्रिम्स। याद करिए ट्रिप्स ट्रिम की चर्चा कहाँ किए थे, वो उरुग्वे
सम्मेलन। याद करिए गैट गैट की स्थापना जब होती है, जब आपको पता होगा 1994 में एक उरुग्वे में सम्मेलन होता है और उस उरुग्वे सम्मेलन में वो सभी विषयों को शामिल किया जाता है जो किसी भी देश के आंतरिक संप्रभुता से संबंधित था। जब उस विषय को शामिल किया जाता है तो आपको पता होगा ना 1994 से भारत क्या करता, उस पर हस्ताक्षर नहीं करता और लास्ट में जाकर 2005 में जाकर करता है। तो इस होता है क्योंकि वो आंतरिक संप्रभुता से बात होती है और वह जो ड्राफ्ट किया जाता है, जो अमेरिकी अर्थशास्त्री होते हैं डंकन ड्राफ्ट, तो उस अर्थशास्त्री को उरुग्वे सम्मेलन को डंकन ड्राफ्ट के रूप में भी जानता है। वही तो उसमें से विषयों को शामिल किया जाता है। वही 13 जो विषय होता है, जो ट्रिप्स और ट्रिम्स होता है, वही सी समय इसको लागू किया जाता है। तो ट्रिप्स जो होता है, ट्रिप्स का मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया, ये बोलिए इसको, ट्रिप्स फुल फॉर्म हो गया ट्रेड हो गया, मतलब इसको आप क्या कहिएगा, ट्रिप्स का फुल फॉर्म में मतलब ट्रेड रिलेटेड, ट्रिप्स का पहले आ जाते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यही है ट्रिप्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यही है ट्रिप्स। तो आपको ध्यान करिए उसी समय जो ट्रिप्स जो था, यानी ट्रेड रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स जो था, जो विश्व व्यापार के संगठन में किए गए कई समझौतों में से एक था, जिसमें से 23 विषय को रखा गया था, जिसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार पहलू को ट्रिप्स में शामिल किया गया था। और ट्रिम्स में क्या शामिल किया गया था, ट्रिम्स में शामिल किया गया था व्यापार से संबंधित निवेश उपाय की बात इसमें किया गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, उसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, है ना। तो यही है, और इसी के चलते आपको पता होगा ये जो डंकन ड्राफ्ट लाया गया ना, इसमें जो इस पर भारत इससे मना कर रहा था, तो कारण भी था क्योंकि इसमें आंतरिक संप्रभुता से, जो किसी भी देश की आंतरिक संप्रभुता होती उस विषय को शामिल किया गया। आप जो देख रहे हैं एलपीजी में क्या हो गया, उस पर सब्सिडी हटा दिया गया सरकार के द्वारा। तो वो सभी विषय, उसमें ये भी लिखा हुआ है आने वाले टाइम में खाद पर से भी सब्सिडी हटा दिया जाएगा, यानी वो सभी गतिविधियाँ जिसमें सरकार सब्सिडी ज़्यादा दे रही है वो सभी उसमें हटाने की बात है। आप उसका देखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 3 देखेंगे WTO का, जो उस समय जोड़ा गया था डंकन ड्राफ्ट में, तो उसमें एकदम स्पष्ट इस चीज़ को लिखा हुआ है। कभी मौका मिले तो आप पढ़िए किस तरह से सब्सिडी को हटाने की बात करी थी, इसलिए तो भारत उसका विरोध कर रहा था ना। तो WTO हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। तो कार्ल मार्क्स किस देश के, याद करिए कार्ल मार्क्स का चर्चित पुस्तक 1967, ये वही पुस्तक है जो मानव समाज में उस समय में जो एक क्रांतिकारी लाता है। रूस में इसके कुछ साल में बाद साम्यवादी क्रांति स्टार्ट हो जाता है। यही वो कार्ल मार्क्स होते हैं जिन्होंने बताते हैं किस तरह से मजदूर वर्ग का शोषण किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पूंजीवाद और ये मजदूर वर्ग क्या है, उसमें विश्लेषण किया, पूंजीवाद का विश्लेषण किया, मजदूर वर्ग का शोषण को मुक्त करने का उपाय भी उन्होंने बताया। तो ये है जर्मन के थे, ध्यान में रखिएगा। और ये कार्ल मार्क्स हैं जो 1857 की क्रांति को, जिसमें एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि वो फ्रांस में, ब्रिटेन में, लंदन में कौन अवगत करवाए थे, गली गली तक पहुंचाए थे, वही होते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल 1967 में प्रकाशित हुई थी, और यही दास कैपिटल के प्रकाशित होने के बाद लोगों में जागृति आई, एक अलग मजदूर वर्ग में एक अलग तरह का उत्तेजना आया, जागरूक हुआ, रूस में साम्यवादी क्रांति स्टार्ट हुई, क्योंकि मानव के जो उस समय जो पुस्तक होता है बिल्कुल झकझोर कर रख देता है, यानी एक नवीन विचारधारा का यह उद्भव देता है। नेक्स्ट 29 में देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धि पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को पेंशन राशि 200 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, ये वृद्धा पेंशन क्या है, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, तो दोनों के, प्रधानमंत्री भी चल रहा है, केंद्र सरकार। तो इंदिरा गांधी केंद्र सरकार के द्वारा पहले 2 वर्ष था, इसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया, और जिनकी उम्र 80 प्लस हो जाएगी उन्हें 800 रुपया दिया जाएगा। तो क्या सिर्फ वृद्धा के लिए जाता, नहीं, विधवा पेंशन भी हो जाता है। विधवा पेंशन के अंतर्गत में क्या, इंदिरा गांधी जो विधवा पेंशन है उसमें जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष है उनको 500 रुपया दिया जाएगा, और जो 60 से 70 वर्ष हैं, मतलब 60 से प्लस हैं, उनको 700 रुपया दिया जाएगा। तो ये अंतर है। और अगर आप बिहार में अगर आप स्पेशली हैं तो यहाँ के देखेंगे तो मुख्यमंत्री बिहार में जो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना भी चल रहा है, जिसमें 400 दिया जाता है, 100 रुपया सेंट्रल से कम है। चलिए, हम लोग कहाँ तक थे, हम लोग थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या हो जाएगा, 200 से बढ़ाकर क्या कर देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500 रुपया। अगर वही 80 वर्ष से ऊपर पूछ दिया तो 800 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया। अब कौन सा है निम्नलिखित में से जो कल्याण योजना का आरंभ किया गया था। तो आप देख लीजिए, जीवन आधार, जीवन कोमल, जीवन अमृत, मध्याह्न भोजन योजना, यही है वो मध्याह्न भोजन योजना जो हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्राथमिक हो गया, लघु माध्यमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन निःशुल्क कराया जाता है।
जो क्या था, संबंधित था शैक्षणिक उन्नतीकरण से, सामाजिक समानता से, शिशु पोषण से, ये तीनों से संबंधित था। कौन? मध्याह्न भोजन योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 में आते हैं हम लोग। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई थी? अब कौन सा योजना जो भारत सरकार द्वारा आरंभ ही नहीं किया गया? वृद्धा पेंशन योजना बिल्कुल स्टार्ट किया गया था, अभी हम लोग चर्चा किए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, है ना, जो स्टार्ट किया गया था 2007 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें से हम लोग जाने कि इनकी राशि को 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। यानी जिनकी उम्र क्या है 60 वर्ष से ज़्यादा है उनको 500 रुपया मिलेगा, और जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है उनको 800 मिलेगा। कौन? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना से। तो वृद्धा पेंशन योजना तो भारत सरकार की आरंभ की गई। और भारत निर्माण योजना यानी मेक इन इंडिया, आपको तो याद ही होगा, मेक इन इंडिया काफ़ी चर्चित रहा था, जो शायद ये मोदी के समय में इनको काफ़ी मतलब इसको इसको क्या कहेगा प्रमोट किया गया, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि जिसमें एफडीआई का, खासकर इसमें एफडीआई की काफ़ी चर्चा हुई थी कि एफडीआई को बढ़ा दिया गया, जिसमें आप देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र में तो 74% पहुंच गया, है ना। तो और भी क्षेत्रों में जैसे अंतरिक्ष में 74%, रक्षा में 49%, न्यूज मीडिया में 26%। जो इसका उद्देश्य होता है मेक इन इंडिया का, भारत सरकार का अधिक पूंजी और तकनीकी निवेश पाना चाहती है मेक इन इंडिया के तहत, जिसमें विनिर्माण हब विकसित करना चाहती है, आर्थिक विकास बढ़ावा देना चाहती है, एफडीआई को आकर्षित करना चाहती है, ये भी भारत सरकार के द्वारा। अब मेक इन इंडिया जो है यह शुरू कब किया जाता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम? तो यह किया जाता है 2014 में मेक इन इंडिया। तो यह भी ध्यान में रखिएगा 2 सितंबर, ये भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है। अब कुटीर ज्योति योजना याद करिए, कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत में वो सभी परिवार जो बीपीएल रेखा में आते हैं उन सभी को निःशुल्क बिजली देने की बात हुई है। यह 1988 और 1989 में शुरू किया गया। जीवन तरंग यह भारत सरकार द्वारा नहीं आरंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो नरेगा था, बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया था। यह भी कभी देखिए, यह प्रश्न एक तरह से पूछा जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यरत कामगारों की जो मजदूरी है, अब पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसकी मनरेगा और नरेगा की चर्चा आगे वाले प्रश्न में करेंगे। तो कह रहा है जो वो दिया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत जो कामगारों को मजदूरी, वो किसके आधार पर दिया था? ऑप्शन में थोक मूल्य सूचकांक, बैंकों का मूल्य उधार नियम, आरबीआई का निर्धारित रेपो दर के द्वारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए शायद ये टेक्निकल टर्म आ गया हो, आपको दिक्कत हो होगा, लेकिन चर्चा हम लोग इकोनॉमिक्स में भी किए हैं। याद करिए, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? यह वो है जिसके द्वारा क्या हो जाता है कि मुद्रास्फीति की माप की जाती है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ये मुद्रास्फीति क्या है। हमने चर्चा किया कि इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, मुद्रा का विस्तार हो जाता है। यानी कहने का मतलब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, जो बस ये मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति का जो माप होता है वो किस तरीके से किया जाता है? तो मुद्रास्फीति का जो मापन है सामान्य मूल्य सूचांक के अंतर्गत में किया जाता है, जिसमें क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले बदलावों का क्या किया जाता है, माप किया जाता है, उसमें अध्ययन किया जाता है, किस तरह से बदलाव करता है उसमें, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक आधार वर्ष को रखा जाता है, और उसके बाद इसके अंतर्गत उसका जो मान आधार वर्ष को एक मतलब रख लीजिए 100 मान लिया जाता है, और मान के आधार पर वर्तमान या चालू के सूचांक की गणना की जाती है। तो वही है मुद्रास्फीति का माप मुख्यतः 2 तरीके से किया जाता है। 2 प्रमुख सूचांक है, एक थोक मूल्य सूचांक और एक उपभोक्ता मूल्य सूचांक। थोक में हो गया WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता में हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपको बता दें कि ये जो थोक मूल्य सूचांक होता है इसमें केवल जो होता है वस्तुओं को रखा जाता है, लेकिन जो उपभोक्ता मूल्य सूचांक है इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो थोक मूल्य सूचकांक है, आरबीआई जो अपना रेपो रेट निकालती थी, यानी जो ये रेपो रेट मतलब जो हो गया ये मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियाँ जो निर्धारण किया जाता था। मौद्रिक नीतियाँ क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी याद करिए, नहीं पैसों के जो उतार चढ़ाव होता था उसको जो नियंत्रण करती थी, उसी को हम लोग क्या करते थे, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता था ना। तो वो तो आपको आशा करते हैं आपको ध्यान में होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ना। तो वही होता है जो आरबीआई के द्वारा जो किया जाता था मॉनेटरी पॉलिसी, वो क्या कहता था, इसी के द्वारा निर्धारण किया जाता था। किसके द्वारा? मौद्रिक नीतियों का ये थोक मूल्य सूचांक के द्वारा। कब? 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद वह भी जो है किसके कहने पर उस समय होते हैं, उर्जित पटेल होते हैं, उनके कहने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचांक के द्वारा क्या किया जाने लगा, उसका निर्धारण किया जाने लगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो वही है मनरेगा का भी जो दिया जाता है ग्रामीण रोजगार, वह उपभोक्ता मूल्य सूचांक के द्वारा किया था। अब आपके माइंड में होगा ये थोक और उपभोक्ता क्या होता है। देखिए आप
अब सिंपल भाषा में समझाए ना, थोक मूल्य सूचकांक में जो वस्तुओं का मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है, नहीं जो वस्तु बढ़ रहा है किस अनुपात में बढ़ना चाहिए, क्या उसका होना चाहिए, वो थोक मूल्य सूचकांक इसमें वस्तु होता है। और सेवाओं भी इंक्लूड हो जाएगा तो वो हो जाएगा उपभोक्ता। अब भोक्ता मूल्य सूचकांक, ये 4 सूचकांक इसका होता है। एक होता है औद्योगिक मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके बाद अब खेतिहर मजदूर का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके बाद शहरी श्रमिकेतर शहरी कर्मचारी का, इस तरह से 4 होता है। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आते हैं हम लोग 33 में। भारत के समतल देश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं तो उस गांव की जनसंख्या होनी चाहिए। कहा कोई भी अगर गांव है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत में कौन आएगा, तो देखिए अगर आप डाटा जो है अगर आप देखेंगे तो देखिए इसके अनुसार तो जो हम डाटा को हमने देखा तो वहाँ पे जो ऑफिशियली डाटा के रूप में मिला, तो यह योजना का तो आरंभ सबसे पहले 2000 में किया जाता है ना। इसमें सो मुख्यतः जो है क्या होना चाहिए, 500 प्लस जो गांव है वो होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 प्लस होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो 250 है ही नहीं, 500 है ही नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है वो भी कि पूछ रहा है समतल प्रदेश में, तो समतल प्रदेश में तो था वहाँ 500 था। हो सकता है अभी लेटेस्ट डाटा अगर आप देखेंगे तो उसमें ग्रोथ क्या हुआ, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में भी हमें जवाब दें कि वो कब बढ़ाया गया, क्या इसका डाटा है। ऐसे मेरे अनुसार तो 500 समतल क्षेत्र को रखा गया था और 200 प्लस रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र को रखा गया था कि जो इतने जनसंख्या आ गई वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत में वो होगा। तो नहीं है तो 1000, वो तो अप्रॉक्स में है, लेकिन इसका जवाब आप हमें कमेंट में भी दीजिए कि क्या होना चाहिए, वो डाटा में बदलाव कब आया। नेक्स्ट 34 में, भारत के शहर को गंदी वस्ती रहित बनाने के लिए कौन सा योजना शुरू की गई। अब कह रहा भारत के शहरों को गंदी वस्ती यानी कि जो स्लम होता है, स्लम क्या बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी गंदे बस्तों को बोलते हैं, यानी स्लम को हटाने के लिए एक योजना चलाया गया था। आप याद करिए, स्लम मुक्त भारत को मद्देनजर में सुनियोजित तरीके से शहरों के जो मलिन बस्तियां थी उसको ख़त्म करने के लिए यह गरीबों को मूलभूत जन सुविधाएं आवास मुहैया कराकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, वो राजीव आवास योजना के तहत। तो कौन है राजीव आवास योजना, यह योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2011 2 जून को स्टार्ट की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, इंदिरा आवास योजना अलग है। इंदिरा आवास योजना तो हम लोगों ने देखा ही, वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 1985 में हुआ था। लेकिन ये है शहरों को गंदी बस्ती से जो स्लम होता है, झुग्गी झोपड़ी होता है, उसको हटाने के लिए राजीव गांधी आवास योजना 2011 में बनाया गया था। नेक्स्ट 35 में देख लीजिए, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। तो नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए तो एक प्रश्न पहले भी आया था कि मध्याह्न योजना का संबंध नहीं है, तो कौन कौन से था, शैक्षणिक उन्नतीकरण भी था, शिशु पोषण भी था, सामाजिक समता। तो वही करा भारत सरकार द्वारा ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें से दोपहर का भोजन क्या किया जा रहा था, निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा था प्राथमिक तथा लघु माध्यमिक विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश 36 में देखते हैं, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। देश के सभी जिलों में क्या कार्यान्वित किया जा रहा है, नवोदय विद्यालय को, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को, सर्व शिक्षा योजना को, मनरेगा को। तो यही वो सर्व शिक्षा योजना है जो देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। तो थोड़ा समझते हैं कि जो ये जो योजना है भारत सरकार का एक कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य होता है समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा देना। यह 2001 में, शायद उस समय अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं ना, 2002 तक रहते हैं, तो उस समय इसको प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, सर्व शिक्षा योजना। नेक्स्ट देखिएगा, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एरिया एनिमिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि पूरा मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है, पूरा का क्या हो गया, पी से हो गया, प्रोवाइडिंग अर्बन एनिमिटीज रूरल एरिया, यानी ग्रामीण से संबंधित कार्यक्रम, यानी ग्रामीणों को शहरी जैसा सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये थे उस समय जब APJ अब्दुल कलाम रहते हैं, उनके द्वारा यह योजना स्टार्ट कराया जाता है कि ग्रामीणों को भी, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं का प्रावधान करना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। जो पूरा योजना के तहत 3 वर्षों में 2004, 5, 6 3 वर्षों के लिए किया गया था और अवधि को 7 समूह के पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसको लागू किया गया था। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुधार लाना तथा आजीविका के अवसर एवं शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट और क्या हो गया पार्टनरशिप PPP के माध्यम से उसे बढ़ाना। तो ये था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था।
तो पूछ देगा तो वही 2004 में आप मारेंगे। सौभाग्य योजना क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आ जाइए सौभाग्य योजना। एक पहले प्रश्न क्या था, संगम योजना था जो हम लोगों ने देखा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों को आर्थिक सहायता के लिए एक समूह को 15,000 रुपये की राशि के रूप में दिया जा रहा था। तो वो संगम योजना कब स्टार्ट हुआ था, 1996 में। लेकिन ये सौभाग्य योजना आई। आप अगर सौभाग्य से तो ज़्यादा आपके माइंड में रहा कि लड़की से ही संबंधित होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन लड़की से ही, लेकिन ये लड़की से संबंधित नहीं है। तो आखिर में है क्या सौभाग्य योजना, तो जो सौभाग्य योजना है इसे प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना के रूप से भी जानते हैं। तो जान लीजिए, पीएम हर घर बिजली योजना, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना के नाम से भी जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये 2017 से स्टार्ट है। इसमें क्या, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली। इसमें यह भी कहा गया कि जो 2011 के डाटा में गरीबी रेखा में नहीं आए हैं, अगर वो मतलब नहीं है उनका नाम, वो भी ले सकते हैं जो गरीबी रेखा में है। बरसते उनको क्या करना होगा कि 500 रुपये का वार्षिक सालाना उनको देना होगा, वो भी 3 आराम किस्तों में देना होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। यही मेक इन इंडिया था जिसकी चर्चा ऊपर था। भारत निर्माण, एक प्रश्न आया था ना, योजना सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है, तो उसमें था ना भारत निर्माण योजना जो 2014 में स्टार्ट किया गया था, तो वही मेक इन इंडिया, उसका इंग्लिश हुआ। तो इसके माध्यम से भारत सरकार पूंजी और तकनीकी निवेश पाना चाहती थी, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था इस परियोजना के शुरू होने के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढ़ा दी। जैसे हम लोगों ने बैंकिंग क्षेत्र में तो 74% में पहुंच गया है, फिर आप अंतरिक्ष में भी 74%, रक्षा में भी 49%, फिर न्यूज मीडिया में 26%। उद्देश्य क्या था इसका मेक इन इंडिया, उद्देश्य ही था कि भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, एफडीआई की आकर्षकता करना। नेक्स्ट 40 में देख लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है, कौन नहीं है। अब ग्रामीण आवास योजना बिल्कुल है, ग्रामीणों में आवास के लिए जिस तरह से हम लोगों ने देखा था इंदिरा गांधी आवास योजना भी चालू किया गया, जिसमें समतल क्षेत्रों में 1,15,000 और पहाड़ी और स्थानीय क्षेत्रों में 1,25,000 की बात की गई थी देने की। टर्म में दिया जाता है 3 टर्म में, हालांकि वो राशि हो सकता है आपको लेटेस्ट डाटा में बढ़ाया गया, तो आप 2022 का एक बार फिर से अपडेट हो लेंगे। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 2 कुटीर ज्योति योजना भी स्टार्ट किया गया। फिर ग्रामीणों के बिजली के विकास के लिए जिस तरह से अभी हम लोग एक ऊपर देखे थे, सौभाग्य योजना भी था जो 2017 में हुआ था, जिसमें बीपीएल परिवार के मुफ्त बिजली देने की बात हुई थी। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग ये भारत के निर्माण अंग का अंग नहीं माना गया है। ग्रामीण टेलीफोन की सुविधा की गई। तो 41 में देखिए, तो अब ऐसा नहीं इस प्रश्न को देखते ही मार दिया कि चलिए कृषि, देखिए प्रश्न थोड़ा सा ये दिया है कि गलती होने का चांस है, क्योंकि भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो अंग औद्योगिक आधारित उद्योग, इसको भारत आधार का नहीं मांगा गया, क्योंकि आपको पता होगा कि वो सभी विकसित देश तभी विकसित में आ रहे हैं जहाँ पर कृषि की निर्भरता सबसे कम है। आप देख रहे हैं भारत में भी पहले किस प्रकार से 74% से अभी मात्र कम आकर 24 हो गया, सेवा क्षेत्र का आगे बढ़ा है, तो वो दर्शा रहा है कि वो विकसित की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर। तो इसलिए ये नहीं होगा कृषि आधारित ग्रामीण टेलीफोनी होगा। जितना अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो सब ग्रामीण टेलीफोनी लगाएं कि ग्रामीण टेलीफोनी का काम है, लेकिन उस विकसित में से इस ग्रामीण टेलीफोनी का भी योगदान माना गया। नेक्स्ट देखिए 41 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री पीएम आदर्श AGY आदर्श ग्राम योजना, ये क्या है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो आइए जानते हैं। यह जो है 2009-10 में शुरू किया गया था। 2011 की जनगणना के आधार पर जो 50% अनुसूचित जाति हैं, जिसमें 50% जाति जनजाति हैं, जो भी हैं जाति हैं, तो या फिर जिनकी आबादी 500 से प्लस है, वो क्या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वहाँ लागू किया जाएगा। तो वह 2009-2010 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। ये स्वास्थ्य मिशन योजना क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत भर में ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये चलाया गया योजना है, यानी स्वास्थ्य में सुधार को लेकर, जो 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। उद्देश्य क्या है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का, कि न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य दिलवाना। और ये शहर में भी स्टार्ट किया गया था, शहर में शायद 2013 में स्टार्ट किया गया था शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट 43 में देख लीजिए 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना का स्वीकृति प्रदान की गई, याद ही होगा ना, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह जो योजना है, यह मतलब इसका जो लक्ष्य था कि 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा कब स्टार्ट किया गया था, यह 2015 में स्टार्ट किया गया था। लक्ष्य
मतलब 2020 तक क्या करना, 1 करोड़ युवाओं को शिक्षित करना। आपको पता होगा इसमें 3 कोर्स दिया जाता है, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का। यानी आप इस योजना के तहत क्या कर सकते हैं, कोर्स को लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इसका लक्ष्य को और बढ़ा दिया गया, 2022 तक लगभग 40 करोड़ तक ले जाने का इसका लक्ष्य रखा गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री कौशल योजना जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2020 तक लक्ष्य रखा गया था, उसको एक्सटेंड किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के विविध चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ विशेष टॉपिक थे, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें।